PST, and this is in continuation of Fayol's principles. So today we'll deal with stability of tenure, stability of personnel or stability of tenure. It means if a person is selected, he should be selected after due and rigorous procedure, but once selected, he should be given sufficient time to prove his worth. यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी को काम पे रखना है तो उसको बहुत अच्छे से टेस्ट करके तब रखना चाहिए, यानी सिलेक्शन प्रोसेस करके रखना चाहिए। और एक बार सिलेक्शन हो गया तो उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। So these are the points that are mentioned also on the board also. ठीक है? Personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure. Coming chapters में हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस और तब पढ़ेंगे कि when a person is to be appointed or selected in an organization क्या क्या steps follow करने होते हैं। So here it says a person should be appointed and selected and appointed after a due and rigorous procedure. But once he is appointed, he should be given time, reasonable time to show results. उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने काम को दिखा सके। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे पहले इंस्टेबिलिटी आएगी। इंस्टेबिलिटी मतलब क्योंकि आपके एम्प्लॉय आज आपने लिया, उसका आपको अच्छा नहीं लगा काम, कल हटा देंगे, तो इंस्टेबिलिटी आएगी क्योंकि दूसरे जो देख रहे हैं वो भी कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में ना जाओ, यहाँ पे पॉलिसी है हायर एंड फायर, आज रखा कल निकाला। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ जहां रखें, टाइम दें ताकि तुम अपने रिजल्ट्स दिखा सको। सो फेलियर ऑफ दिस प्रिंसिपल रिजल्ट्स और क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी, देन इट डेवलप्स इनसिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी है किसी भी वर्कर के लिए अपने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए, नहीं तो उसे हमेशा डर बना रहेगा, काम नहीं हुआ निकाल देंगे, तो हमेशा क्या करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा किसी और जगह नौकरी मिल जाए। तो इट डेवलप्स इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से वो 100% अपना एफिशिएंसी शो नहीं कर पाएगा और उसे हमेशा डर लगा रहेगा कि आज मुझे निकाल दिया जाएगा। देन इंक्रीजेस ट्रेनिंग कॉस्ट। कैसे इंक्रीजेस ट्रेनिंग कॉस्ट? कि आपने अगर एक वर्कर को निकाल दिया, अब उसकी जगह फिल करने के लिए आपको दूसरा वर्कर चाहिए, तो वापस आपको सिलेक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा। उस सिलेक्शन प्रोसेस से जिस बंदे को लेंगे सीधे काम पे नहीं लगा सकते, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, तो एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट। तो इसीलिए लिया है इट इंक्रीजेस द ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ये प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब आप इस प्रिंसिपल यानी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को फॉलो नहीं करते। डू राइट द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द प्रॉब्लम्स इन योर क्लास वर्क कॉपीज। The next principle that we'll deal is the principle of initiative. What is initiative? Initiative means taking the first step with self-motivation. कुछ नया करें, कैसे करें? तो सेल्फ मोटिवेशन से। मोटिवेशन होता क्या है? ये एक इंटरनल फीलिंग है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। कब मोटिवेट होते हैं? जब कुछ लालच होता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो नाम का हो, चाहे किसी और चीज का हो। तो वर्कर्स शुड बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग न्यू, ऐसा नया जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए और उसकी एफिशिएंसी डेवलप हो जाए।
So that is the principle of initiative. It means taking the first steps with self-motivation. It means thinking out. कौन थिंक करेगा? वर्कर खुद सोचे, कुछ नया सोचे और एग्जीक्यूट करे, यानी उसको कैरी ऑन करे. Initiative should be encouraged. Who has to encourage it? That is the management. और इसी encouragement को कहा जाता है motivation. Motivating workers to come up with new plans, such plans which will reduce the cost of production and increase efficiency. And what can the management do to make more and more initiatives come up? They can give prizes, or they can increase the salary, or they can do or they can give them mementos or certification or just an applaud, and this will motivate the workers to come up with new and new suggestions. लेकिन नया करने का मतलब ये नहीं कि कुछ वियर्ड करे, सिर्फ इसलिए कि कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, छत पे चढ़ के कूद गए, वो बात नहीं है. कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है जिससे फायदे हो सकें. किसके लिए फायदे? अपने लिए भी एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. ठीक. सो कमिंग अप विथ न्यू प्लान्स डज नॉट मीन डूइंग डिफरेंट ऐसा जो फायदा कर सके. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. किसको इनिशिएटिव लेना है? वर्कर को. किसके मोटिवेशन या किसके एनकरेजमेंट में लेना है? तो मैनेजमेंट के. और गुड इनिशिएटिव सिस्टम को और गुड सजेशंस को मैनेजर क्या कर सकता है? रिवॉर्ड कर सकता है, ताकि और ज्यादा सजेशंस और ज्यादा इनिशिएटिव्स आ सके. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. डू नोट इट डाउन. The last of the 14 principles of FAOL is Esprit de Corps. Esprit de Corps states that a manager should use we in place of I in all his conversations. जितनी भी वो बातचीत करता है, जितने जगह भी वो लेटर्स भेजता है, उसको ये नहीं यूज करना चाहिए कि मैंने ये किया. उसको कहना चाहिए हमने ये किया. हम क्या दिखाता है? वी क्या दिखाता है? वी दिखाता है कि इट वॉज अ टीम जिसने ये काम किया. और जब आप टीम को श्रेय देते हैं तो उनके अंदर की कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनके अंदर एक लॉयल्टी डेवलप होती है कि आगे और अच्छा करना है. सो अ मैनेजर शुड यूज वी इन प्लेस ऑफ आई इन ऑल हिज कन्वर्सेशंस. दिस विल प्रमोट टीम स्पिरिट एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. एब्सेंस ऑफ इट, अगर ये आप फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? देयर विल बी अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन. लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तालमेल नहीं बिठाएंगे, कहेंगे करते हम हैं, श्रेय वो ले जाते हैं, इसलिए उनका साथ नहीं देना है. सो इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन. लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो क्या होगा? तो उसके फ्रूट्स अच्छे आएंगे. सो इट विल डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी भरोसा एंड बिलोंगिंगनेस. वर्कर को लगेगा कि हाँ हम भी इस टीम का पार्ट हैं, इसीलिए हमें भी पूरा अपना योगदान देना है. सो एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या दिखाता है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. और ये दिखाता है कि वी को यूज करना है, नॉट आई. इसीलिए अगर आपने कभी भी क्रिकेट मैच देखा हो और अगर आपको याद हो धोनी कैप्टन थे, तो जब भी उनका इंटरव्यू होता था वो क्या बोलते थे कि द टीम डिड इट. आवर बॉलर्स bowled well, our batsmen batted well, and it was a team which finally succeeded. तो श्रेय खुद को नहीं लेना है. हमने अच्छा किया ठीक है, लेकिन श्रेय खुद को नहीं लेना है. किसका देना है? अपनी टीम. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स. ये लास्ट ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक टीम स्पिरिट नहीं आएगी, जब तक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा सकता.
आपको याद हो जब हम लोग ने मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तभी कहा था मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो जब तक आप अपने ग्रुप को साथ लेके नहीं चलेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे हम पढ़ाएं बट आप पढ़े नहीं तो हमारे स्कूल के अच्छे रिजल्ट्स हो नहीं सकते। इट इज अ टीम इवेंट, कुछ मेरा कुछ आपका, दोनों का योगदान होगा तो हम सक्सेसफुल होंगे। और इस साल फिर सक्सेसफुल होना है, इसीलिए यहाँ पे याद रखेंगे वी हैव टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ स्पिरिट डी कम्स। ओके, सो 14 principles ended. Now we'll study a comparison of Fayol and Taylor, which is given in your books. Now we'll start with the last of the topic, that is a comparative study between Fayol and Taylor. So this is a comparative study of Fayol and Taylor and the basis is given. पर्सपेक्टिव, किस लेवल के लिए ज्यादा काम किया? तो फेयोल ने टॉप लेवल के लिए काम किया और उसके प्रिंसिपल्स जनरली टॉप लेवल को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। टॉप लेवल आपको याद है, हमारे सीईओज, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एमडीज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उनके लिए। टेलर्स प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड फॉर द बॉटम लेवल, दैट इज द वर्कर्स, शॉप फ्लोर के लिए उसके प्रिंसिपल्स बेस्ड है। सेकेंड इज यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल में ये एक प्रिंसिपल है और ये स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट लिखा है। बट टेलर को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। 1 person 1 बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। और टेलर इसके कॉन्ट्ररी में उसका जो टेक्निक है उसमें कहता है कि 1 person कैन रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम 8 bosses। और किसके अंदर कहता है? तो फंक्शनल फोरमैन के अंदर कहता है। तो यहाँ पे दोनों प्रिंसिपल्स एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं। फेयोल का यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉन्ट्ररी टू फंक्शनल फोरमैनशिप, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में 1 person 1 बॉस है और फंक्शनल फोर में 1 person 8 bosses थे। देन आर द एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो फेयोल के प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, दैट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जगह एप्लीकेबल है। टेलर के प्रिंसिपल्स सिर्फ स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस में एप्लीकेबल हैं। देन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस बेसिस पे ये प्रिंसिपल्स बनाए गए? क्योंकि जब हम लोग ने पढ़ा था कि दे हैव टू बी मेड, हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते, या तो एक्सपेरिमेंट करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे या अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाएंगे। तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन फेयोल का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उसने खुद काम किया और एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे बनाए। टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स बनाए दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। देन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव इन प्रिंसिपल को बनाने का क्या था? फेयोल का था टू इम्प्रूव द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, दैट मीन्स टू इम्प्रूव ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि टेलर का था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सो दोनों की एम्स फर्क है, यहाँ पे है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। देन पर्सनालिटी, एक्चुअली ये लोग थे कौन? तो फेयोल वॉज अ प्रैक्टिशनर वेयर एज टेलर वॉज अ साइंटिस्ट। देन एक्सप्रेशन, इन्होंने जो सोचा एक बुक में लिखा, और इनकी बुक का नाम है, फेयोल की बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और टेलर की बुक का नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसीलिए दोनों को कहा जाता है, फेयोल को जानते हैं फादर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, और टेलर को जानते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। ये आज की क्लास है, खत्म होती है, इसके साथ चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। अच्छे से पढ़ें,
और अच्छे से अपने एक एक पॉइंट्स को रिवाइज करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू द क्विज एट द एंड ऑफ द वीडियो. Stay tuned, take care, have a nice day.